प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जो पिछला वीडियोस था उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन या स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन के बारे में चर्चा किया। और अब हम सभी लोग इस वीडियो के द्वारा जो है इस क्लास में हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन में देखा था कि प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे प्रदान की जाती थी, बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में प्रदान की जाती थी। तो हायर एजुकेशन भी बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में ही प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन के जो द्वार थे वे सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए खुले हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी एजुकेशन में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। उसी तरह से उच्च शिक्षा के द्वार जो थे वे सभी धर्मों और सभी जातियों के बालकों के लिए खुले हुए थे। यहीं पर जो पहला आपको डिफरेंस दिखाई देगा हायर एजुकेशन की उससे रिलेटेड वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में। वैदिक कालीन शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ 3 वर्णों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए जो है उच्च शिक्षा के दरवाजे खुले हुए थे। उच्च शिक्षा में जो प्रवेश उपनयन संस्कार के द्वारा होता था वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या होता था, शूद्र जो होते थे, शूद्र जो है पूरी तरह से शिक्षा से वंचित किए गए थे। शूद्र वर्ण के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते थे या जो भी लोग आते थे वे लोग जो है पूरी शिक्षा व्यवस्था से वंचित थे वैदिक काल में। लेकिन बौद्ध काल में ऐसा नहीं था। बौद्ध कालीन शिक्षा के दौरान बौद्ध कालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा के दरवाजे जो थे वो सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए खुले हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, जो उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन हुआ करता था, उच्च शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे वे बौद्ध मठ हुआ करते थे। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्ध मठ या बौद्ध विहार हुआ करते थे, यहीं पर चाहे प्राइमरी एजुकेशन की बात हो चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, बौद्ध मठों में ही प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन ढेर सारे मठ हुआ करते थे, बौद्ध मठ हुआ करते थे, बौद्ध विहार हुआ करते थे। सभी बौद्ध मठों या सभी बौद्ध विहारों में एक समान शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। अर्थात सभी अलग अलग बौद्ध मठों में, अलग अलग बौद्ध विहारों में अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो कहने का अभिप्राय है कि सभी मठों में एक समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। अलग अलग बौद्ध मठों, अलग अलग बौद्ध विहारों में अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। प्यारे भाई और बहनों, हायर एजुकेशन के संबंध में, उच्च शिक्षा के संबंध में डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर जी का एक स्टेटमेंट है जो आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब ने कहा कि मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। हम लोग फिर से विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में, वैदिक काल में, बौद्ध काल में हम विश्व गुरु हुआ करते थे। नई शिक्षा नीति 2020 में इसी बात की चर्चा की गई, इसी बात का उल्लेख है कि जब हम प्राचीन काल में विश्व गुरु थे तो आज भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फिर से हमारे देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने का एक प्रयास है। उसमें जो प्रयास किया गया है, फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए तैयारी की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर साहब का स्टेटमेंट है कि जो बौद्ध मठ हुआ करते थे उन मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा जैसे सुदूर देशों से यहाँ पर छात्र जो है अध्ययन के लिए आते थे। तो सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की अर्थात भारत उस समय विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। विश्व के अनेक कोनों से, विश्व के विभिन्न भागों से, अलग अलग कोनों से, विश्व के अलग अलग देशों से हमारे देश में लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे और हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे। प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से हमें जरूरत है कि हम जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसी तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। जो भी उसमें अनुशंसाएं की गई हैं, जो भी रिकमेंडेशंस हैं, वो एक बार से फिर से अपने देश को विश्व गुरु बनाने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा
किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे एडमिशन एंड ड्यूरेशंस ऑफ द हायर एजुकेशन की। प्रवेश और अवधि की चर्चा करते हैं तो उच्च शिक्षा का जो प्रारंभ होता था वो प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात होता था। प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने चर्चा किया था प्राइमरी एजुकेशन के समय कि प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेने का समय 6 साल होता था। 6 वर्ष की उम्र में बच्चे एडमिशन लेते थे और प्राथमिक शिक्षा का जो अवधि होती थी वो 6 साल हुआ करती। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 12 साल में या 12 ईयर्स में जो है बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होती थी। तो जब बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष में कंप्लीट होती थी तो जाहिर सी बात है कि जो हायर एजुकेशन होगा वो 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होगा। तो फिर विद्यार्थियों, बालक साधारणतया उच्च शिक्षा का आरंभ 12 वर्ष की आयु में करते थे। तो 12 वर्ष की आयु में जो है हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में प्रवेश होता था। हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन में बात किया था कि 6 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश और 6 वर्ष का ही जो ड्यूरेशन होता था, अध्ययन अवधि होता था, प्राथमिक शिक्षा को होता था। उसी के समान हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में जो बच्चों का प्रवेश होता था वह 12 वर्ष की आयु में होता था और साथ ही साथ जो ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी हुआ करती थी, अध्ययन की अवधि हुआ करती थी, वो भी क्या थी? 12। तो 12 + 12 अर्थात लगभग 24 ईयर्स में 24 साल में 24 साल 25 साल की आयु में जो है बच्चों की उच्च शिक्षा कंप्लीट मानी जाती थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से उच्च शिक्षा के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की हुआ करती थी और इसलिए 12 वर्ष की हुआ करती थी ताकि छात्र प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष की आयु में किसी व्यवसाय को ग्रहण करके गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अर्थात 12 वर्ष की जो शिक्षा हुआ करती थी उस 12 वर्ष की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद लगभग 25 वर्ष की आयु में जो बालक होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, वे जो है कोई न कोई एक स्किल सीखते थे, कौशल सीखते थे और कोई न कोई व्यवसाय सीखते थे, कोई किसी न किसी व्यवसाय को ग्रहण करते थे और उस व्यवसाय को ग्रहण करके गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात जो बालक गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते थे शिक्षा के उपरांत, उनकी जो अध्ययन अवधि होती थी वो लगभग 25 वर्ष की आयु में पूरी हो जाती थी और 25 वर्ष की आयु में अपनी अध्ययन, अपनी स्टडी को कंप्लीट करके, उच्च शिक्षा को पूरी करके वे गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश कर लेते थे। अपने सांसारिक जीवन में जो भी उनकी सांसारिक उत्तरदायित्व होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व होती थी, उसको निभाने के लिए वे तैयार हो जाते थे और गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ जीवन में प्रवेश लेते थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करेंगे करिकुलम ऑफ द हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की। यदि हम लोग पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन में भी देखा था, प्राथमिक शिक्षा में भी देखा था कि वहां पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे। अर्थात वहां पर धार्मिक पाठ्यक्रम भी था या लौकिक पाठ्यक्रम भी था। तो उसी के समान जो है हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो पाठ्यक्रम 2 भागों में विभक्त था। द फर्स्ट वन इज धार्मिक पाठ्यक्रम और सेकेंड वन इज लौकिक करिकुलम। तो धार्मिक या रिलीजियस करिकुलम एंड लौकिक या सांसारिक लौकिक करिकुलम या लौकिक पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो है सांसारिक विषयों की शिक्षा लोगों को दी जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, धार्मिक पाठ्यक्रम का प्रावधान भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए था। अर्थात ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति या ऐसे छात्र जो आजीवन भिक्षुक बने रहना चाहते थे, जिनकी शिक्षा जो है आजीवन चलती थी, तो ऐसे भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए धार्मिक पाठ्यक्रम या रिलीजियस करिकुलम हुआ करता था। जो धार्मिक पाठ्यक्रम हुआ करता था उस धार्मिक पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता था भिक्षुओं और भिक्षुणियों को निर्वाण प्राप्त करने और धर्म प्रचार करने की योग्यता प्रदान करना। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो करिकुलम है, करिकुलम का जो पाठ्यक्रम का जो धार्मिक पाठ्यक्रम है, उस धार्मिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य भिक्षुओं और भिक्षुणियों को निर्वाण प्राप्ति करने के लिए तैयार करना या निर्वाण प्राप्त करने और धर्म का प्रचार प्रसार करने की योग्यता प्रदान करना था। ऐसे बालक या ऐसे विद्यार्थी जो आजीवन भिक्षुक बने रहना चाहते थे, उन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए धार्मिक पाठ्यक्रम का प्रावधान हुआ करता था। भिक्षुओं और भिक्षुणियों को धार्मिक और जीवन उपयोगी दोनों प्रकार की शिक्षा धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती थी। बौद्ध शिक्षा के जो मुख्य धार्मिक विषय हुआ करते थे प्रिय विद्यार्थियों, वो जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्म आदि हुआ करते थे। ध्यान दीजिए
कि जो भिक्षुक और भिक्षुणियां होती थी उनको धार्मिक शिक्षा और उनके जीवन में जो उपयोगी होती थी उस जीवन उपयोगी शिक्षा, दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध शिक्षा के संबंध में या बौद्ध धर्म के संबंध में या जो धार्मिक विषय हुआ करते थे उसके अंतर्गत बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय, धम्म आदि विषयों की शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी। और साथ ही साथ जो जीवन उपयोगी की बात की जा रही है तो जीवन उपयोगी विषयों के अंतर्गत मठों और विहारों के निर्माण और व्यवहारिक ज्ञान, दान की संपत्ति का प्रबंध और हिसाब किताब करना आदि सम्मिलित था। ध्यान दीजिए कि ऐसे भिक्षुक और भिक्षुणी जो भविष्य में जाकर के मठों में, विहारों में सेवा देंगे, एक भिक्षुक और भिक्षुणी के रूप में वे आजीवन सेवारत रहेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए जीवन उपयोगी विषयों के अंतर्गत मठों और विहारों का निर्माण कैसे करना है उसकी व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था। जो दान की संपत्ति मिलेगी मठों को, विहारों को, उस दान की संपत्ति का प्रबंध कैसे करेंगे इसकी शिक्षा प्रदान की जाती थी। हिसाब किताब करना और इन्हीं से रिलेटेड शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे कि भविष्य में मठों और विहारों की जिम्मेदारियों का निर्वाह भिक्षुक और भिक्षुणी कर सकें। तो यह तो था धार्मिक पाठ्यक्रम जो कि भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए था, जो कि आजीवन भिक्षुक और भिक्षुणी बने रहना चाहते थे। दूसरा हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा का जो करिकुलम था वो था लौकिक पाठ्यक्रम या जिसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल करिकुलम। तो लौकिक पाठ्यक्रम या सांसारिक पाठ्यक्रम जो हुआ करता था, ये लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था, अर्थात साधारण विद्यार्थियों के लिए था। ऐसे विद्यार्थियों के लिए था लौकिक पाठ्यक्रम जो कि 12 वर्ष की शिक्षा के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले बालक हुआ करते थे, जो आजीवन भिक्षुक या भिक्षुणी नहीं बनना चाहते थे, जो गृहस्थ जीवन जीना चाहते थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे बालकों के लिए लौकिक पाठ्यक्रम का प्रावधान बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत किया गया था। लौकिक पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था साधारण नागरिकों को सुयोग्य नागरिक बनाना तथा आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। ध्यान दीजिए कि जो हमारे नागरिक, जो हमारे बालक थे, जो हमारे बच्चे थे, उन बच्चों को कैसे हम एक सुयोग्य नागरिक बनाएं। तो सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रावधान या सुयोग्य नागरिक बनाने का उद्देश्य जो है लौकिक पाठ्यक्रम का था। और साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए बालकों को तैयार करना भी लौकिक पाठ्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य था। लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग विषयों की बात करते हैं तो लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत धर्म की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, जो बौद्ध साहित्य उनकी शिक्षा दी जाती थी, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन सभी विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे बालक जो है एक सुयोग्य नागरिक बन सके और अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में सफल हो सके। तो उन आर्थिक और सामाजिक जीवन में सफल बनाने के लिए, एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए जिन जिन विषयों की आवश्यकता होती थी, जिन विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती थी, वे सभी विषय ज्ञान जो है लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अगला है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन में देखा था कि शिक्षा का माध्यम प्राथमिक शिक्षा के लिए जो जनसाधारण की भाषा थी, पाली भाषा थी, वो पाली भाषा प्राथमिक शिक्षा का माध्यम थी। अब उच्च शिक्षा की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था या शिक्षा का माध्यम था वो सामान्य रूप से क्या था, जनसाधारण की भाषा पाली भाषा ही हुआ करती थी शिक्षा का माध्यम। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जब वैदिक साहित्य के अध्ययन की बात आती है तो वैदिक साहित्य के अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था, क्योंकि वह संस्कृत भाषा में होता था। तो वैदिक साहित्य की शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ध्यान दीजिए कि जनसाधारण की भाषा पाली थी, उच्च शिक्षा का जो शिक्षा का माध्यम था, लेकिन वैदिक साहित्य का ज्ञान देने के लिए, वैदिक साहित्य की शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध काल की अपनी बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वहां पर शिक्षा के माध्यम के संबंध में कोई बहुत अधिक जो है समस्या नहीं थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने खुद ही जो है लोगों को जो है शिक्षा के माध्यम के संबंध में छूट दिया था। महात्मा बुद्ध ने जो है शिक्षा के माध्यम के संबंध में कहा था कि ओ भिक्षुओं,
मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि महात्मा बुद्ध जी का जो स्टेटमेंट है कि ओ भिक्षुओं, मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूं। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इससे सीधा सीधा स्पष्ट हो जा रहा है कि जो शिक्षा का माध्यम था, उस शिक्षा का माध्यम था वो क्या था? जो बालक या जो विद्यार्थी या जो भिक्षुक भिक्षुणी हुआ करते थे उनकी अपनी भाषा थी। तो भाषा या मीडियम का कोई भी बंधन उस समय या बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं था। हाँ, वैदिक साहित्य पढ़ने के लिए वो जो वैदिक साहित्य हुआ करता था वो जो है संस्कृत भाषा में उसका ज्ञान प्रदान किया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो महात्मा बुद्ध जी का स्टेटमेंट है, कथन है, इसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा हेतु पाली भाषा के अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता था। ध्यान दीजिए, जिसकी भाषा पाली भाषा हुआ करती थी वे पाली भाषा में अध्ययन करते थे। लेकिन जैसा कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि मैं तुम में से प्रत्येक को अपनी भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने की अनुमति देता हूं, इसीलिए पाली भाषा के अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषाओं में भी बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती रही। तो हायर लेवल में उच्च शिक्षा के दौरान जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा वह जो है पाली भाषा, संस्कृत भाषा और इनके अलावा देश की जो अन्य भाषाएं हुआ करती थी उन भाषाओं में भी जो है बालकों को या विद्यार्थियों को, भिक्षुक भिक्षुणियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा करेंगे हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा की शिक्षा संस्थाओं के बारे में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में भी चर्चा किया था कि बौद्ध काल में जो शिक्षा जो प्रदान करने का स्थान हुआ करता तो क्या हुआ करता था? बौद्ध मठ और बौद्ध विहार हुआ करते थे। तो जो बौद्ध मठ और बौद्ध विहार हुआ करते थे, इन बौद्ध काल की जो मुख्य शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी वे क्या थी? विहार थी या बौद्ध मठ थी। तो बौद्ध मठ, बौद्ध विहार जो है हायर एजुकेशन की प्रमुख संस्थान हुआ करते थे। किंतु इसके अतिरिक्त भी शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी। अर्थात ध्यान दीजिए कि बौद्ध मठ, बौद्ध विहार जो है प्रमुख संस्था हुआ करती थी उच्च शिक्षा प्रदान करने की। इसके अतिरिक्त अन्य शिक्षा संस्थाएं भी होती थी। अन्य शिक्षा संस्थाओं में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से बौद्ध मठ, बौद्ध विहार ही हुआ करते थे। कुछ जो है विकसित हो जाया करते थे तो वे जो है उनका रूप परिवर्तित हो जाता था। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शिक्षा संस्थाओं क्या है? विहार। तो बौद्ध संघ के अंतर्गत अनेक मठ और विहार हुआ करते थे जिसमें बौद्ध शिक्षा प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिए कि बौद्ध संघ के अंतर्गत अनेक मठ और विहार हुआ करते थे। इन्हीं मठों और विहारों में जो उच्च शिक्षा थी वो प्रदान की जाती थी बौद्ध काल में। प्रिय विद्यार्थियों, इन मठों और इन विहारों की स्थापना बौद्ध राजाओं तथा धनी अनुयायियों के द्वारा की जाती थी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, वो बौद्ध मठ, बौद्ध विहार हैं। और इन बौद्ध विहारों की स्थापना जो बौद्ध राजा हुआ करते थे उनके द्वारा, या उस समय के जो धनी लोग होते थे, जो धनी अनुयायी होते थे बौद्ध धर्म के, उन बौद्ध धर्म के धनी अनुयायियों के द्वारा इन विहारों की स्थापना की जाती थी जिसमें बालकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, एक विहार में हजारों भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था होती थी जिसमें गुरु और शिष्य सभी साथ साथ रहते थे। ध्यान दीजिए कि जैसा गुरुकुल में जो है गुरु और शिष्य सभी साथ साथ रहते थे, उसी तरह से इन विहारों में जो है गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे। परंतु इन विहारों में हजारों बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था होती, मीन्स हजारों छात्र जो है इन विहारों में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। जो भारत का इतिहास काल है, भारत के इतिहास काल में बौद्ध विहार ही सर्वप्रथम संगठित एवं सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं थी। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ से प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के इतिहास काल में सर्वप्रथम संगठित और सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं किस काल में हुई? तो कब हुई? बौद्ध काल में हुई। ये बौद्ध विहार जो था यही जो सर्वप्रथम संगठित एवं सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी। प्रिय विद्यार्थियों, प्राथमिक और उच्च शिक्षा है तो अलग अलग विहार हुआ, जैसा कि प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में प्रदान किया जाता था। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए अलग विहार हुआ करते थे और उच्च शिक्षा के लिए अलग विहार हुआ करते थे। जो उच्च शिक्षा के विहार थे वो जब विकसित हो गए, बड़े हो गए, तो धीरे धीरे उन विहारों ने विश्वविद्यालयों का रूप ले लिया। तो उच्च शिक्षा के विहार जो है विश्वविद्यालयों के रूप में प्रचलित हो गए और इन विश्वविद्यालयों में मात्र शिक्षा ही नहीं प्रदान की जाती थी
बल्कि इस शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ ही यहाँ पर ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम शोध और अन्वेषण का कार्य भी होता था। तो कहने का प्राय है कि जो बौद्ध विहार हुआ करते थे वे विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित हो गए, और इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा तो प्रदान ही की जाती थी, इन शिक्षा प्रदान करने के अलावा ही यहाँ पर ज्ञान विज्ञान और प्रत्येक क्षेत्र में रिसर्च की सुविधा भी थी, उच्चतम शोध और अन्वेषण के कार्य भी हुआ करते थे। तो जैसा वर्तमान काल में हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में या विश्वविद्यालयों में टीचिंग का कार्य होता है, शिक्षा प्रदान करने का कार्य होता है, शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ ही इन विश्वविद्यालयों में रिसर्च का कार्य भी होता है। तो उसी तरह से प्राचीन विश्वविद्यालयों में जो बौद्ध काल में विश्वविद्यालय जो विहार विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुए थे, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ ही ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम शोध और अन्वेषण का कार्य भी होता रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, इन विश्वविद्यालयों में विद्वान शिक्षक तथा बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। जो पुस्तकालय होते थे, लाइब्रेरीज होते थे, प्रिय विद्यार्थियों, इन विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े बड़े होते थे, और यहाँ के जो शिक्षक हुआ करते थे वे भी अपने आप में बहुत विद्वान शिक्षक हुआ करते थे। कुछ विश्वविद्यालयों का नाम हम सभी लोगों ने सुना है जो कि बहुत अधिक प्रचलित हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभ विश्वविद्यालय। ये ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर विद्वान शिक्षक हुआ करते थे, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। तो ये जो पहला प्रकार है शिक्षा संस्थाओं का वो था बिहार। द नेक्स्ट वन इज सामान्य विद्यालय। सामान्य विद्यालय भी जो है शिक्षा संस्थाएं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे बौद्ध काल में। तो जो बौद्ध काल में सामान्य विद्यालय होते थे, बौद्ध काल के उत्तरार्ध में कुछ विहार जो है सामान्य विद्यालयों की तरह कार्य करने लगे थे, जिनमें विद्यार्थी अपने घर पर ही रहकर समय समय पर विहार में आकर शिक्षा प्राप्त कर सकता था। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वर्तमान काल में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, इन स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य होता है, बालक जो है वो घरों में रहते थे, अपने होम या हाउस में रहते हैं और समय समय पर स्कूल आते हैं और स्कूल आकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से बौद्ध काल में भी सामान्य विद्यालय हुआ करते थे। इन सामान्य विद्यालयों में विद्यार्थी जो है अपने घर पर रहकर समय समय पर इन विहारों में आते थे और इन विहारों में आकर के शिक्षा प्राप्त करने का कार्य करते थे। तो इन विहारों को सामान्य विद्यालय का नाम दे दिया गया। ये सामान्य विद्यालय की तरह कार्य किया करते थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देने का कार्य होता था, वहां पर विद्यार्थी रहते नहीं थे। अगला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा संस्था है, उसको हम लोग शास्त्रार्थ बोलते हैं। शास्त्रार्थ पर विद्यार्थियों, इसके बारे में आप लोगों ने वैदिक काल में भी अध्ययन किया था। बौद्ध काल में विद्वानों की सभाओं में शास्त्रार्थ होता था, जिसमें सूक्ष्म तत्व विवेचन द्वारा विद्वान अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि वैदिक काल में था उसी तरह शास्त्रार्थ जो है बौद्ध काल में भी हुआ करता था। और बौद्ध काल में जो शास्त्रार्थ होता था वो जो विद्वानों की सभा होती थी, उस विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ का कार्य होता था। उसमें जो है सभी विद्वान अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया करते थे। सूक्ष्म तत्व विवेचन के द्वारा जो विद्वान होते थे अपनी धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे। तो यह विधि जो होती थी, यह कार्य जहाँ पे होता था, उसको हम लोग शास्त्रार्थ के नाम से जानते हैं। अगला जो एजुकेशन देने का संस्थान था वो था प्रवचन। प्रिय विद्यार्थियों, प्रवचन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग जो आकर के जनसाधारण को जब ज्ञान देते हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं, तो उसको हम लोग प्रवचन कहते हैं। तो बौद्ध काल में जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बौद्ध भिक्षु गृहस्थों के घरों पर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर प्रवचन देने का कार्य करते थे। तो जब बौद्ध भिक्षु जो होते थे, बौद्ध भिक्षु गृहस्थों के घरों पर जाते थे या सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को एकत्रित करके कुछ शिक्षा देने का कार्य करते थे, कुछ प्रवचन दिया करते थे, तो वह भी एक प्रकार का शिक्षा संस्था होता था, जिसको हम लोग प्रवचन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे वे क्या रहे, मठ और विहार रहे या फिर उन्हीं का प्रचलित रूप रहा। तो बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र क्या थे, मठ और विहार थे। परंतु बौद्धकालीन शिक्षा कि कुछ मठों और विहारों ने विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित होकर के पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया। तो जो बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे जिन्होंने विश्वविद्यालयों के रूप में ख्याति अर्जित की, उनमें से कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर है। बौद्ध काल के कुछ प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित हैं, उसमें से द फर्स्ट वन इज
तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान समय में हमारे बिहार राज्य के पटना से लगभग 50 मील दक्षिण में स्थित था। उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय भी पाकिस्तान में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मगध में गंगा के तट पर स्थित था। इसी तरह से जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उसमें वल्लभ जो कि कठियावाड़ के पास स्थित था, नदिया जो कि बंगाल में स्थित था प्रिय विद्यार्थियों। इसी तरह से औदंतपुरी मगध में स्थित था, कांची दक्षिण भारत में स्थित था, काशी हमारे बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित था, जगदला बंगाल में स्थित था। तो प्रिय विद्यार्थी ये तो कुछ नाम हैं या कुछ शिक्षण संस्थानों के नाम है जो कि विश्वविद्यालय के रूप में प्रचलित हुए। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने पिछले वीडियो और इस वीडियो के द्वारा बौद्धकालीन शिक्षा की जो व्यवस्था थी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन था, जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन था, उसके बारे में चर्चा किया। पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में चर्चा किया और इस वीडियो में हम सभी लोगों ने हायर एजुकेशन के बारे में चर्चा किया। हायर एजुकेशन के संबंध में एडमिशन के बारे में चर्चा किया, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के बारे में चर्चा किया, करिकुलम के बारे में चर्चा किया और जो प्रमुख शिक्षण संस्थान थे उसके बारे में चर्चा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके ढूंढ पाएँ, सर्च करके देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, लाल है, रेड है, उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर, उस आइकन को दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, विकल्प आते हैं। उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगी उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा क्योंकि उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियोज में। अगले वीडियोज में हम सभी लोग जो है बौद्धकालीन शिक्षा के संबंध में ही कुछ अलग टॉपिक पे, कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।